उमेश पाल मर्डर केस में एक बार फिर से अतीक के गुर्गे के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। अब बारी अतीक के शूटर और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुलाम की है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर शूटर गुलाम के घर पहुंची। गुलाम के प्रयागराज के रसूलाबाद में उसके घर का अवैध निर्माण गिराया गया। गुलाम के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मोहम्मद गुलाम के खिलाफ हत्या, रंगदारी और गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं और उमेश पाल हत्याकांड में गुलाम की गिरफ्तारी पर 5 लाख का इनाम घोषित है। गुलाम के भाई राहिल हसन ने प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन किया है। अब जो किए भुगते, जैसा किए वैसे सजा भुगते, हम क्या करें, हम बचा ले। बुलडोजर कार्रवाई पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। कहा, बुलडोजर कानून के दायरे में चल रहा है। ये इसको इस ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए। ये मानना चाहिए कि गैंगस्टर एक्ट के तहत जो कानून में उपबंध है, यदि अवैध संपत्ति कोई है और गलत ढंग से बनी है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और अखिलेश यादव के साथ शूटर गुलाम की तस्वीर भी सामने आई है। अतीक गैंग के शूटर के साथ अखिलेश की तस्वीर, ये बड़ी खबर। और ये तस्वीर सामने आने के बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे दें। अखिलेश यादव आपको इन तस्वीर में दिखेंगे और उसी के साथ ये शूटर गुलाम भी आपको इस तस्वीर में नजर आएगा। और उसी के बाद से अब फिर से अखिलेश यादव को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस तस्वीर के बाद उनसे कई सवाल उनके विरोधी पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में भी एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आज जितने भी ये माफिया हैं और बाहुबली हैं उनको किस पार्टी ने संरक्षण दिया, सीधे तौर पे नाम लेकर के, और किसके टिकट पर ये विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव में उतरे थे। अब अखिलेश यादव के साथ इस शूटर गुलाम की तस्वीर सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे। भगोड़े अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने जालंधर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। अमृतपाल अब तक फरार बताया जा रहा है और अमृतपाल के मसले पर अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब तक अमृतपाल पकड़ा क्यों नहीं गया। भगोड़े अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस बीच अमृतपाल सिंह के भागने का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में अमृतपाल के काफले की एंडेवर और मर्सिडीज गाड़ी दिख रही है। वायरल वीडियो जालंधर के नकोदर के आसपास का बताया जा रहा है। वहीं खालिस्तान समर्थक भगोड़े अमृतपाल सिंह के चाचा और ड्राइवर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने जगह जगह छापेमारी कर वारिस पंजाब दे के 112 समर्थकों को अब तक गिरफ्तार किया है। पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कल तक के लिए इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। जगह जगह सुरक्षा चौकस कर दी गई है। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने अमृतपाल सिंह के मसले पर पंजाब और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पंजाब के हालात तो पिछले साल भर से, जब से ये आम आदमी की सरकार आई है, केजरीवाल ने पंजाब का बुरा हाल कर दिया है। एक नशेड़ी मुख्यमंत्री, इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री को बैठा के जानबूझ के पंजाब के हालात बिगाड़े गए हैं। इस बीच अमृतपाल सिंह को पेश करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई। भगोड़े अमृतपाल सिंह को लेकर के सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसियों का कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र और एक गुरुद्वारे को हथियार जमा करने और युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए तैयार कर रहा था। खालिस्तान समर्थक और भगोड़े अमृतपाल का पीछा कर रही पंजाब पुलिस को उसके खिलाफ कई ऐसी जानकारियां भी मिली हैं जो बता रही हैं कि अमृतपाल पंजाब में दहशत फैलाने के लिए बड़ी साजिशों में लगा हुआ था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह हथियार जमा कर रहा था और हथियार जमा करने के लिए वो नशा मुक्ति केंद्रों और एक गुरुद्वारे का इस्तेमाल भी कर रहा था। यही नहीं, आत्मघाती हमलों के लिए युवाओं को तैयार कर रहा था। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के साथ तैयार किए गए एक मोटे डोजियर में दावा किया गया है कि अमृतपाल सिंह, जो पिछले साल दुबई से कथित तौर पर पाकिस्तान के ISI और विदेशों में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों के इशारों पर लौटा था, वो खास तौर पर लड़कू यानी मानव बम बनाने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ था। पंजाब पुलिस ने भी खुलासा किया कि अमृतपाल सिंह आनंदपुर खालसा फोर्स यानी AKF नाम की अपनी प्राइवेट फौज भी तैयार कर रहा था। पुलिस को घर और साथियों से मिले हथियारों में AKF लिखा मिला था। वहीं खालिस्तान समर्थकों पर हो रही कार्रवाई के बीच लंदन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानियों ने भारतीय झंडा हटाने की कोशिश की है। तो पूरे मामले पर भारत सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के वरिष्ठ राजनयिक को तलब भी किया और लंदन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। लंदन में भारतीय उच्चायोग से खालिस्तानी समर्थकों द्वारा तिरंगा झंडा हटाने की कोशिश और हंगामे के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त को तलब किया है और लंदन में हुई घटना पर नाराजगी जाहिर की।
दरअसल रविवार को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग पर लगे तिरंगे को नीचे उतारने की कोशिश की। हालांकि इसी बीच उच्चायोग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने तुरंत खालिस्तानियों के हाथ से तिरंगे को छीन लिया। यही नहीं, खालिस्तानियों ने उच्चायोग पर खालिस्तान का झंडा लगाने की कोशिश भी की, लेकिन अधिकारी ने बहादुरी दिखाते हुए उन लोगों को ऐसा करने से तुरंत रोक दिया। इस मामले पर भारत ने ब्रिटेन से पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा है कि कैसे ब्रिटिश सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण ये अलगाववादी तत्व भारतीय उच्चायोग के परिसर में दाखिल हो गए। भारत ने यूके सरकार से उम्मीद की है कि इस मामले में जो लोग भी शामिल थे उन्हें जल्द से जल्द पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए। हालांकि भारतीय उच्चायोग ने इसके बाद वहां और भी बड़ा तिरंगा फहराकर खालिस्तान समर्थकों को करारा जवाब दिया। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब की मान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमें आज यूपी के सीएम योगी की याद आ रही है। अगर लोकसभा चुनाव होंगे तो हर कोई योगी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाएगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बरसी पर उनके पिता बलकौर सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में गैंगस्टर के दिन चल रहे हैं, यूपी में गैंगस्टर पर एक्शन लिया जा रहा है। बलकौर सिंह ने कहा कि हम आज योगी को याद कर रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव हुए तो हर कोई योगी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाएगा। बलकौर सिंह ने कहा कि अभी भी उनके बेटे की हत्या का मास्टरमाइंड फरार चल रहा है। मेरे घर तक बढ़ गए हैं, हथ पा के देखण होर किसे नूं और सरकारां साडीआं लेलड़ियां कढदियां ने। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। मैं गारंटी करदा लोक सभा ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यूपी साफ है, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। बलकौर सिंह ने कहा कि उनके बेटे की हत्या को 1 साल पूरा होने को है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र के दूसरे चरण में हर दिन हो रहे हंगामे का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ। भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों में अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर माफी को लेकर हंगामा हुआ। लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना चाहिए ना, माफी नहीं मांगते हैं तो कैसे चलेगा। ये आपकी मांग बरकरार रहेगी कि राहुल गांधी माफी फ्राइडे तक तो है, बाकी बाद में देखेंगे। अडानी मुद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की है। अगर डेमोक्रेसी में आपको अगर बोलने भी नहीं देते तो यही तो है ना मुश्किल। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने राहुल गांधी को लेकर के विवादित बयान दिया है। जब हरदीप सिंह पुरी से कांग्रेस के वीर सावरकर वाले ट्वीट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि घोड़ों की रेस में गधों का क्या काम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर अभी विवाद खत्म नहीं हुआ था कि कांग्रेस के सावरकर वाले ट्वीट ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की एक तस्वीर ट्वीट की गई और इसके साथ लिखा गया, सावरकर समझा क्या, नाम राहुल गांधी है। इस मामले पर हरदीप सिंह पुरी से जब सवाल पूछा गया तो पुरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर इशारों में ऐसा निशाना साधा, कहा कि घोड़ों की रेस में गधों का क्या काम। देखिए, पहले तो टू गेट एन एस टू रन अ हॉर्सेस रेस, अब इसके मैंने अंग्रेजी में कुछ कहा, इसको समझ लीजिए। कहाँ सावरकर जी और कहाँ ये, छोड़ दीजिए इन चीजों को। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को सताने का काम किया जा रहा है। आप ये खुद ही देख रहे हैं, एक व्यक्ति अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता है तो उस लीडर को कोई चांस नहीं मिल रहा है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को 2 दिन की भारत यात्रा पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जापानी पीएम किशिदा की भारत यात्रा से आपसी सहयोग बढ़ा है। हमने G20 की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में बारीकी से बताया है।
जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। जापान के पीएम करीब 26 घंटे भारत में मौजूद रहेंगे। किशिदा फूमियो आज सुबह करीब 8 बजे दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जापानी प्रधानमंत्री के दौरे का उद्देश्य भारत और जापान के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश और उच्च तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री किशिदा और उनके प्रतिनिधि मंडल का भारत में स्वागत करता हूं। पिछले 1 साल में हम कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी सकारात्मकता और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। श्रीनगर के पहले मॉल की नींव अब पड़ गई है। इसकी आधारशिला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रखी। बुर्ज खलीफा का निर्माण करने वाला एमआर समूह इस मॉल को तैयार करेगा और इसमें 10 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में 500 दुकानों का निर्माण होगा। धारा 370 की बेड़ियों से मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर रोज नई नई इबारत लिख रहा है। अब विश्व भर के निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए जम्मू कश्मीर आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। इस कड़ी में श्रीनगर में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पहली विदेशी निवेश परियोजना की शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। श्रीनगर के मॉल के लिए आधारशिला रखी गई, जिसे यूएई की कंपनी AMAAR बना रही है। 10 लाख स्क्वायर फुट का एक बेहतरीन माल, वर्ल्ड क्लास माल बना रहा है। 2 IT टावर, एक श्रीनगर में 150 करोड़ रुपए की लागत से और दूसरा जम्मू में 150 करोड़ रुपए की लागत से। एमआर प्रॉपर्टीज के CEO अमित जैन ने इस बाबत कहा कि ये देश का सबसे बड़ा मॉल होगा, जिसका निर्माण श्रीनगर में कराया जाएगा। इस मॉल में कम से कम 500 दुकानें होंगी। यहाँ पे 500 शॉप्स के करीब होंगी। इट्स अबाउट 1 मिलियन स्क्वायर फीट, 10 लाख स्क्वायर फीट का मॉल है। उसके साथ में एज मेंशन एक IT टावर है जिसके अंदर लोग काम करेंगे। और श्रीनगर में पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है, जिसमें 16 लाख फूलों से घाटी महक जाएगी। और इस साल बगीचे में 68 किस्मों के फूल लगाए गए हैं ताकि इससे ये और आकर्षक हो। रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर में मौजूदा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन को जनता के लिए खोल दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। इस मौके पर संयुक्त अरब अमीरात के कारोबारियों की भारी भीड़ मौजूद थी। बगीचे को इस उम्मीद में खोला गया था कि ये दुनिया भर के लोगों को कश्मीर आने के लिए आकर्षित करेगा। इस साल बगीचे में करीब 68 किस्मों के लाखों फूलों को लगाया गया है, जो ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। इस बार ट्यूलिप गार्डन में पानी के बड़े बड़े चलते फिरते फव्वारे भी लगाए गए हैं, जो इसकी सुंदरता में इजाफा कर रहे हैं। कश्मीर में स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप बाग को आज से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए खोल दिया गया है। करीबन 68 वैरायटीज के 16 लाख ट्यूलिप बल्ब इस वर्ष इस बाग में खिलेंगे। 5600 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गार्डन पर्यटन विभाग के लिए मददगार साबित हो रहा है। अधिकारियों और पर्यटन कारोबारियों को इस साल एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में पर्यटकों की भारी भीड़ की उम्मीद है, जो पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगी। महाराष्ट्र में बागेश्वर वाले बाबा का दरबार लगा और बाबा के हजारों भक्त भी इस दरबार में जयकारा करने पहुंचे। बाबा के लिए इस बार का दरबार थोड़ा चुनौती भरा हुआ था। तो एक तरफ पुलिस का नोटिस था कि बाबा संभल कर बोले, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी का विरोध था। लेकिन बाबा ने सब संभाल लिया और अपने विरोधियों को चुन चुन कर करारा जवाब भी दे दिया। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के 2 दिनों के मुंबई कार्यक्रम का रविवार को दूसरा और आखिरी दिन था। कार्यक्रम के आखिरी दिन एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात छेड़ दी। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि माया नगरी मुंबई को माधव नगरी बनाना है। महाराष्ट्र एक लौता ऐसा राज्य है जिसके नाम में महा लगा हुआ है। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। देखो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित तभी होगा जब घर घर लोग जग जाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनियों में एकता, हिंदुओं में एकता, और सब यहीं रहेंगे, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। हिंदुओं जाग जाओ और सनातन का झंडा अब जगह जगह फहराओ। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि अगर हम मुंबई नहीं आते तो विरोधी जीत जाते। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमने अपना चैलेंज पूरा किया। अपनी बात साबित करने के बाद हम विरोधियों से अपने धाम में झाड़ू लगवाएंगे।
Zee News.